नाउ वी कम टू द सेकेंड चैप्टर जो कि है द मिनिमम वेजेस एक्ट। ये 1948 का एक लॉ है। अब ये लॉ बेसिकली यहाँ पे क्यों बनाया गया था, तो इसका रीज़न यही था कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं आज भी और पहले भी थे जो कि लोगों से काम तो करवा लेते थे, बट उस काम के हिसाब से जितना पैसा उन्हें मिलना चाहिए एथिकली एंड मॉरली जो पैसा उस काम के लिए बनता है वो पैसा वो नहीं देते हैं। वाई? बिकॉज हमारे देश में इतना ज़्यादा, मतलब हमारे देश का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और उस पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा लेबरर्स हैं कि कोई भी आदमी अगर अपना एक फैक्ट्री खोलता है तो वो अगर ऑक्शन लगाए कि कौन मुझे यहाँ पे कम से कम दाम में कोई बिजनेस, मतलब कोई काम यहाँ पे करके देगा, तो शायद लोएस्ट जाते जाते लास्ट में ये पता चलेगा कि एक आदमी एक दिन का 50 रुपया भी अगर उससे मिले तो वो भी काम करने को तैयार हो जाएगा। तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे देश में होती है कि लोग लेबर से काम तो करवा लेते हैं, बट उन लेबर्स को जितना पैसा यहाँ पे उनका बनता है वो पैसा वो लोग नहीं देते हैं। वाई? बिकॉज उन लोगों को लगता है कि क्या ही हो जाएगा। अब जैसे मान के चलो कोई लेबर है, वो कहीं दूसरी जगह जा रहा है काम करने को, तो वो ये पैसा वो बोलता है कि मैं ये एक दिन का काम करूँगा और मुझे 400 रुपये तुम दे देना। अब वो कहेगा भाई 400 क्या चीज़ का, वो तो 250 में कर रहा है। फिर वो 250 वाला जब उसके पास जाओगे तो वो, और जब 300 मांगेगा तो 200 वाला आदमी यहाँ मिल जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि एम्प्लॉयर्स के पास कोई लेबर की यहाँ पे कमी नहीं है। वो जितने ज़्यादा लेबर्स चाहें और जितने कम पैसों में चाहें वो आराम से यहाँ पे उसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेजेस होता है या फिर जो भी सैलरी यहाँ पे लोगों को मिलनी चाहिए वो एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा कम होता है कि आप कि तुम सोच भी नहीं सकते हो वहाँ पे। तो बेसिकली ये एक एक्ट यहाँ पे बनाया गया कि कोई भी लेबर किसी भी इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा है तो उसके साथ ऐसा ना हो कि भाई उसको जो मन में आया वो उनको, मतलब उससे जो है उसको पैसा दे दिया। जितना, मतलब जैसा वो काम कर रहा है उस काम के हिसाब से जो है उसे पैसा मिलना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं हो कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा उसने यहाँ पे काम कर लिया और उसके हिसाब से उसको जो पैसा है वो ना के बराबर मिला, ये चीज़ ना हो। जैसा वो काम करे उस काम के हिसाब से जो है उसे यहाँ पे पैसा मिले। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो ये एक्ट था उसे यहाँ पे बनाया गया था, ताकि अलग अलग फील्ड्स में जो भी लेबर्स काम करते हैं उनको एक मिनिमम वेजेस मिल सके। ये मिनिमम वेजेस को देने के लिए ये एक्ट यहाँ पे इसको बनाया गया था। अब अगर इस एक्ट की हम बात करते हैं तो ये एक्ट में हमें बेसिकली मिनिमम वेजेस के ही बारे में यहाँ पे देखना है। बट एक बात जो कि हमें ध्यान में रखनी है वो यही है कि इसमें कोई भी मिनिमम वेजेस को हमें यहाँ पे, मतलब रटना नहीं है कि हाँ ये इतना ज़्यादा, मतलब इतना सैलरी इस काम के लिए है, ये काम करोगे तो इतना मिनिमम सैलरी मिलेगा, मतलब वैसा कुछ हमें यहाँ पे याद नहीं रखना है या वैसा कुछ हमें एकदम से हमारे दिमाग में ठूसना नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड वो इतना ज़्यादा यहाँ पे चेंज होता रहता है कि आज अगर इतना, मतलब इतना ज़्यादा पैसे को मिनिमम वेज बोल रहे हैं तो कल उससे कम हो जाएगा या फिर कल उससे बेसी हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो ये टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंज करता रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हमें मिनिमम वेजेस का जो लिस्ट है उसको नहीं याद रखना है, या फिर मिनिमम वेजेस का जो अमाउंट है उसको भी नहीं याद रखना है। जो इसमें चीज़ें हैं वो हम खैर यहाँ पे देख ही रहे हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर में आया है वो है कि इंस्पेक्टर यहाँ पे कौन होगा और उस इंस्पेक्टर का क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस यहाँ पे रहने वाला है। जैसे हर एक एक्ट में एक इंस्पेक्टर होता है जो कि बेसिकली उस एक्ट का हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव काम होता है वो काम उसे वहाँ पे करना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी इंस्पेक्टर नाम से एक आदमी को अपॉइंट किया जाता है जिसका मोर और लेस सेम पावर्स होता है, बट हाँ थोड़े बहुत डिफरेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर बात करते हैं कि हु विल बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, तो इसका कुछ खास यहाँ पे एक्ट के अंदर में कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। सेक्शन 19 जो है मिनिमम वेजेस एक्ट का, वो ये कहता है कि जो भी यहाँ पे सरकार होगी, चाहे वो सेंट्रल की हो या फिर स्टेट की हो, वो एक ऑफिशियल गजेटेड नोटिफिकेशन के साथ उन लोगों को एज एन इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है जो कि उसे यहाँ पे ठीक लगते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से जिसको भी वो चाहे, अगर वो उस काम के लिए फिट है तो उसे इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। और उसकी क्या क्या यहाँ पे ये रहेगा, मतलब उसका जो लिमिट या फिर जुरिस्डिक्शन रहेगा वो भी
वो भी उस गवर्नमेंट के ही द्वारा यहाँ पे डिसाइडेड रहेगा, यानी कि वो जो इंस्पेक्टर है वो किन किन एरियाज़ में काम करेगा वो भी सरकार ही यहाँ पे डिसाइड करेगी। अब जो इंस्पेक्टर होता है वो एक काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो यहाँ पे सारा एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है वो सारा यही मतलब उसी के थ्रू यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये तो अकॉर्डिंग टू ये तो हम जान ही चुके हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से जिसके मतलब जो भी उसके हिसाब से उसको सही लगता है उसको वो अपॉइंट कर सकती है, और ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन दे देने के बाद वो उसको अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब एक आदमी को जब एक एरिया उसको अलॉट कर दिया जाता है तो उस एरिया के अंदर में जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं या फिर बाद में चल करके उसमें आने वाले हैं, सभी एरियाज़ का जो फैक्ट्री का इंस्पेक्टर होता है वो उसी को दे दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए इंस्पेक्टर बनाया गया तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आने वाले जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत कम है, बट फिर भी उन सभी फैक्ट्रीज़ के लिए वही वहाँ का इंस्पेक्टर हो जाएगा। ठीक है, Further, the appropriate government can appoint inspectors for the purpose of this act in respect of all employed persons in railways to whom this act applies। और रेलवेज़ के लिए भी यहाँ पे जो ये है इंस्पेक्टर है उसको अपॉइंट किया जा सकता है, मतलब रेलवेज़ के लिए भी यहाँ पे अलग से दी गई है। अब अगर बात करते हैं मतलब क्या बोलते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, तो सबसे पहला जो है वो किसी भी मतलब he may make an examination or inquiry which he thinks fit to ascertain whether the employer is observing the rules or provisions of the act। मतलब ये जो एक्ट है ये एक्ट के हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके रिगार्डिंग वो एग्जामिनेशन और इंक्वायरीज यहाँ पे कंडक्ट करवा सकता है। फिर वो किसी भी एरिया को एंटर फिर वो किसी भी एरिया में जा सकता है, वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकता है और किसी चीज़ को वो यहाँ पे खोज भी सकता है। मतलब एंटर, इंस्पेक्ट एंड सर्च ये पावर भी उसके पास में है कि किसी भी एरिया में जाना, उस एरिया में इंस्पेक्शन करना और उस एरिया में सर्च करना कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, वो यहाँ पे वो काम कर सकता है। फिर सुपरविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो भी मिनिमम वेजेस का पेमेंट है वो अगर हो रहा है तो तब तो ठीक है, बट अगर मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं या फिर अगर दिए भी जा रहे हैं तो ठीक टाइम पे अगर नहीं दिए जा रहे हैं तो वो मिनिमम वेजेस और वेजेस का जो पेमेंट के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे चीज़ें होती है वो सारी की सारे वो यहाँ पे ये कर सकता है। मतलब वो अपने कंट्रोल में ले सकता है सारा जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस है और मिनिमम वेजेस का डिटर्मिनेशन है, ये सारा का सारा वो खुद अपने हिसाब से ले सकता है। फिर अगर बात करते हैं आस्क द एम्प्लॉयर टू प्रोड्यूस एनी रजिस्टर दैट ही मेंटेन्स, इंस्पेक्टर विल फर्दर however the inspector will need a written order for the same। Further, the inspector can also take the statements of any person as he may deem necessary for carrying out the purposes of this act। मतलब जो भी एम्प्लॉयर है वो किसी भी जो भी इंस्पेक्टर है वो किसी भी एम्प्लॉयर से डॉक्यूमेंट्स वगैरह को यहाँ पे मांग सकता है, जो रजिस्टर वगैरह वहाँ पे मेंटेन होता है वो उससे वो मांग सकता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मतलब इसके लिए उसको कुछ रिटन अग्रीमेंट या फिर रिटन ऑर्डर जो है वो लेना पड़ता है यहाँ पे कोर्ट से, और अगर वो चाहे तो लोगों से इन्फॉर्मेशन वगैरह भी यहाँ पे कलेक्ट कर सकता है। फिर जो भी उसने डॉक्यूमेंट या रजिस्टर मंगवाया है वो उसका यहाँ पे कॉपी वगैरह ले सकता है, और अगर उसे ये लगता है कि इसको सीज करना चाहिए तो वो सीज भी वो वहाँ पे उसको कर सकता है। और इसके अलावा ये एक्ट जो भी पावर्स उसे अलग से देता है वो सारा का सारा पावर्स भी वो यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है। बट ये बात है कि वो किसी के ऊपर में जोर ज़बरदस्ती करके उससे कुछ नहीं उगलवा सकता, और कोई भी आदमी यहाँ पे मतलब ऐसे ही इज़ नॉट एक्सट्रीमली बाउंड कि जो भी बातें उसे ये कहे, मतलब जो भी सारी बातें उसे इंस्पेक्टर कहे उसे सारी बातों का यहाँ पे जवाब देना ही पड़े। ठीक है, और जो इंस्पेक्टर होता है उसे भी एक यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट ही माना जाता है, और वारंट और वो जो इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर के लिए सीआरपीसी में जो भी प्रोविजंस बताई गई हैं कि तुमको पहले कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ता है वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी यहाँ पे भी एज इट इज़ अप्लाई करती है। ठीक है, और अगर बात करते हैं फैसिलिटीज़ का, तो जो भी एम्प्लॉयर है जिसके साथ कोई इंस्पेक्टर यहाँ पे काम कर रहा है तो उसको सारी मदद जो है वो उस इंस्पेक्टर को देनी होती है। तो ये खैर इंस्पेक्टर का कुछ पावर्स एंड फंक्शंस था जिसका आने का चांसेस है। पावर्स एंड फंक्शंस ही मेनली यहाँ पे आएंगे। अब अगर बात करते हैं कि फेयर वेजेस और लिविंग वेजेस में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो है
फेयर वेजेस और लिविंग वेजेस को छोड़ करके और एक यहाँ पे वेज होता है जिसे हम लोग उसका नाम मैं भूल गया, उसका नाम क्या होता है, एक सेकेंड देख लेते हैं। फेयर वेज और मिनिमम वेज को छोड़ करके और एक वेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं लिविंग वेज, सॉरी फेयर वेज और लिविंग वेजेस को छोड़ करके और एक वेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिनिमम वेजेस, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं, अगर वो ना रहे तो किसी भी तरीके से हम यहाँ पे यही नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू, क्या बोलते हैं, हम लोग किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हमें वो चीज़ें एकदम बेसिक वो चीज़ें हमारी एकदम बेसिक नेसेसिटी है एंड उन चीज़ों को छोड़ करके किसी भी तरीके से हम जीवन नहीं जी सकते हैं। फिर जब वो बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है तो उनके बाद कुछ यहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं, उससे थोड़ा सा मॉडरेट चीज़ें होती हैं जिनकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, वो भी ज़रूरी हैं, बट दे आर नॉट एज इफ कि वो नहीं मिले तो हम मतलब मर ही जाएंगे। तो ये होता है मीडियम का। और लास्ट में एकदम आता है जिसे हम लोग कहते हैं लग्जरी, जैसे एसी हो गया, जैसे कोई कार हो गया, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा बंगला वगैरह हो गया। तो जैसे हमारे लाइफ में अलग अलग चीज़ें हमें अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चाहिए होती है। सबसे पहले अगर बात करें तो हमें चाहिए होता है एकदम मतलब क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। फिर जब रोटी कपड़ा और मकान मिल गया तो रोटी से बढ़ करके हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं, पुलाव और चावल पे आते हैं। फिर रोटी को छोड़ करके नान वगैरह पे आते हैं। फिर अगर कपड़े की बात करते हैं तो पहले अगर नॉर्मल धोती और कुर्ता पहनते तो अब यहाँ पे शर्ट पैंट पहनेंगे। फिर उसके बाद मकान की बात करें तो पहले झोपड़ी में रहते थे, अब एक अच्छे खासे घर में रहेंगे। फिर इससे भी अगर ऊपर जाएं तो अब नान वगैरह छोड़ो, अब तो हम सारी इंपोर्टेड चीज़ें खाएंगे। फिर उसके बाद जो कपड़े की बात करें तो सब बड़ा बड़ा जो महंगा महंगा कंपनी होता है उसका कपड़ा पहनेंगे। और मकान भी एकदम 2-2 5-5 करोड़ रुपए का मकान चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे रियल लाइफ में है। एंड वेजेस के लिए भी इन्हीं बातों का यहाँ पे ऐसे ही बातें वेजेस में भी होती है। तो जो मिनिमम वेजेस होते हैं, मिनिमम वेजेस वो मतलब वो पैसा है जो कि किसी भी हालत में हमें किसी लेबर को देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दिया जाएगा तो वो अपना ज़िंदगी ही नहीं जी पाएगा। और मिनिमम वेजेस से ऊपर थोड़ा आता है जो कि फेयर वेज कहलाता है। फेयर वेज का मतलब होता है कि एक ऐसा वेज जो कि फेयर है, मतलब एक ज़िंदगी को एक अच्छा खासा बनाने के लिए है। एंड लिविंग वेज का मतलब होता है कि भाई इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो फेयर वेज, द कंसेप्ट ऑफ फेयर वेज इज लिंक्ड विद द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे। फेयर वेज इज द वेज विच इज अबव द मिनिमम वेज बट बिलो द लिविंग वेज। द लोअर लिमिट ऑफ द फेयर वेज इज ऑब्वियसली द मिनिमम वेज, द अपर लिमिट इज टू बी सेट बाय द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे। Thus फेयर वेज डिपेंड्स ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स अफेक्टिंग वेज डिटर्मिनेशन। सच फैक्टर्स आर लेबर प्रोडक्टिविटी, प्रिवेलिंग वेज रेट, द लेवल ऑफ, मतलब बेसिकली जो फेयर वेज होता है, फेयर वेज वो वेज होता है जो कि वो इंडस्ट्री देने के लिए तैयार होती है। अब जैसे तुमने देखा होगा कि बहुत इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि जहाँ पे 200-250 उसका नॉर्मल रेट होता है तो वहाँ पे वो लोग 300-400 भी देते हैं उसके लिए। तो जो उस इंडस्ट्री का यहाँ पे ये होता है, पेइंग कैपेसिटी होता है, या फिर इंडस्ट्री का जो मूड होता है कि वो इतना पैसा दे, तो उसे हम लोग फेयर वेज कहते हैं। मतलब ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री यहाँ पे वेरी करता है। मतलब मिनिमम वेजेस से ऊपर और लिविंग वेजेस से नीचे जो वेज होता है उसे हम लोग फेयर वेज कहते हैं। और ये वेज उस इंडस्ट्री के मूड के ऊपर में डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री यहाँ पे दी जा रही है या फिर इंडस्ट्री से ये पैसा दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। कोई कंपल्सन नहीं होता है कि हाँ इतना देना ही पड़ेगा, बट ये इंडस्ट्री के ऊपर में डिपेंड करता है। बहुत सारी इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो भाई बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे 200-300 जो नॉर्मली मिलता है वहाँ पे 400-500 ऐसे करके दिया जाता है। तो ये होता है फेयर वेज। और लिविंग वेज ये होता है इस वन विच शुड इनेबल द अर्नर टू प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली नॉट ओनली द बेयर इसेंशियल्स ऑफ फूड बट अ मेजर ऑफ फ्रूगल कंफर्ट इंक्लूडिंग एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इल हेल्थ, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इसेंशियल सोशल नीड्स एंड अ मेजर ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट द मोर इंपॉर्टेंट मिसफॉर्च्यून्स इंक्लूडिंग ओल्ड एज। मतलब बेसिकली लिविंग वेज वो वाला वेज होता है जो कि मिनिमम चीज़ों के साथ साथ जो थोड़ा सा मीडियम चीज़ होता है वो तो वो देगा ही, बट इन दोनों के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो वो जो भी चीज़ें एक लाइफ के लिए यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं, एनीथिंग
जो कि लाइफ में मतलब हो सकता है कि वो एकदम मेन चीज़ हो, या फिर वो थोड़ा सा मीडियम चीज़ हो, या फिर वो एकदम फॉर्च्यून या फिर कोई कंफर्ट वाला चीज़ हो। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम लिविंग वेजेस के तहत हम उनको ले सकते हैं। सो लिविंग वेज इज वन विच शुड इनेबल द अर्नर टू प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली नॉट ओनली द बेयर इसेंशियल्स ऑफ फूड, clothing and shelter, but a measure of frugal comfort, including education for his children, protection against ill health, requirements of essential social needs, and a measure of insurance against the more मतलब बेसिकली लाइफ में जो कुछ भी यहाँ पे हमें मिलना चाहिए वो सब वहाँ पे इसके साथ मिल जाता है। नाउ लिविंग वेज इज मोर देन द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम वेज। Such a wage is determined keeping in view the national income and paying capacity of industrial sector। खैर ये उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अब लिविंग वेज की बात करते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग विच इज़ अ फंक्शन ऑफ हाउसिंग, फूड, लोकेशन, चाइल्ड केयर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड अदर नेसेसिटीज़। मतलब लिविंग वेज को कैलकुलेट करते वक्त सब कुछ देखा जाता है कि एक आदमी जो भी पॉसिबल खर्चे करेगा वो सारा खर्चा यहाँ पे देखा जाता है। बट मिनिमम वेज के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात अच्छा सॉरी ये फेयर वेजेस और लिविंग वेजेस में था, मैंने मिनिमम और इसमें कर दिया। अच्छा खैर कोई बात नहीं, लिविंग वेजेस तो हम लोग समझ ही चुके हैं। अच्छा ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। बेसिक तो डिफरेंस हम लोग समझ ही चुके हैं कि फेयर वेज थोड़ा सा मीडियम टाइप का वेज को कहा जाता है, बट जो लिविंग वेज है वो मतलब एकदम हाई फाई वाला यहाँ पे वो हो जाता है। अब बात करें डिफाइन द टर्म एम्प्लॉयर एंड वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। द टर्म डिफाइन द टर्म एम्प्लॉयर विद सूटेबल केस लॉ अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। डिफाइन द टर्म एम्प्लॉयर अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। अब ये जो वेजेस का डेफिनेशन है ये तो खैर एक बाद वाला क्वेश्चन में है, हम उसे बाद में देखेंगे। बट अगर एम्प्लॉयर के डेफिनेशन के तरीके से हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो एम्प्लॉयर जो भी लेबर लॉ वाला एक्ट होगा उन सभी में हमें एम्प्लॉयर का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई बिकॉज इन एवरी एक्ट एम्प्लॉयर के ऊपर में ही वो एक्ट यहाँ पे बेस्ड रहता है। तो अगर हम इसके तरीके से यहाँ पे बात करते हैं तो इसका सेक्शन 2E है जो कि ये कहता है कि एम्प्लॉयर मीन्स एनी पर्सन who employs whether directly or through another person or whether on behalf of himself or any other person one or more employees in any scheduled employment and includes। मतलब सबसे पहली बात यहाँ पे एक जनरल बता दी गई है कि एम्प्लॉयर का मतलब होता है वो आदमी जो कि किसी दूसरे को एम्प्लॉय करता है, या तो वो डायरेक्टली मतलब खुद से कर रहा है या वो किसी दूसरे बंदे के साथ कर रहा है, और वेदर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ और ऑन एनी अदर पर्सन, या तो वो अपने मतलब या तो उसके बिहाफ पे या उसके लिए वो अपॉइंट किया जा रहा है, या फिर वो अगर वो भी किसी दूसरे के लिए यहाँ पे अपॉइंट करता है तो वो भी एम्प्लॉयर ही कहलाएगा। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर देते हैं वो भी इस एक्ट के तहत एम्प्लॉयर ही यहाँ पे उनको भी कहा जाता है। एंड वन और मोर एम्प्लॉयज़ इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। एंड मिनिमम वन जो एम्प्लॉयर है वो मिनिमम वन एम्प्लॉई यहाँ पे वो होना चाहिए। एंड वो भी एक शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब कि इस एक्ट में जिन जिन एम्प्लॉयमेंट्स की बात की गई है उन एम्प्लॉयमेंट्स में जो एम्प्लॉय हो रहा है उसी की यहाँ पे बात की गई है। ये तो रहा एक जनरल मीनिंग कि जो एम्प्लॉयर किसी आदमी को एम्प्लॉय करता है या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, या तो किसी दूसरे पर्सन के साथ, या तो वो अपने लिए करवा रहा है या वो खुद किसी दूसरे के लिए कर रहा है, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो कि इस एक्ट के शेड्यूल्ड के इस एक्ट के शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हैं और उसमें ये लोग आते हैं। अब कोई अगर फैक्ट्री है, सो इन अ फैक्ट्री वेयर देयर इज कैरिड ऑन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड एज अ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। मतलब बेसिकली कोई भी अगर फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में जो भी आदमी का नाम उस फैक्ट्री का मैनेजर के तहत लिखा होगा, मतलब फैक्ट्री का मैनेजर जो भी रहता है उसे भी यहाँ पे एम्प्लॉयर कहा जाएगा, ताकि वो फैक्ट्री का मैनेजर ये ना कह दे कि भाई मैं तो सिर्फ यहाँ पे फैक्ट्री को मैनेज करने का काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या पता कि क्या यहाँ पे ये है, मतलब मुझे क्या पता कि क्या एम्प्लॉयर है क्या नहीं है, मैं तो बस फैक्ट्री को मैनेज करता हूं। तो अगर किसी भी फैक्ट्री में किसी आदमी का नाम एज अ मैनेजर दिया गया है तो वो भी उस फैक्ट्री का एम्प्लॉयर ही कहलाएगा। इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट, द पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय सच गवर्नमेंट फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयज एंड वेयर नो पर्सन ऑफ अथॉरिटी इज सो अपॉइंटेड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जिस भी आदमी को
वो डिपार्टमेंट को चलाने के लिए अपॉइंट किया जाएगा, वो यहाँ पे एम्प्लॉयर कहलाता है। एंड अगर वैसा कोई भी आदमी या फिर अथॉरिटी यहाँ पे अपॉइंटेड नहीं है तो उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसे ही यहाँ पे एम्प्लॉयर मान लिया जाता है। और अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी है तो लोकल अथॉरिटी के केस में द पर्सन अपॉइंटेड बाय सच अथॉरिटी फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब जो भी आदमी को लोकल अथॉरिटी को सुपरवाइज करने के लिए बनाया गया है उसी को यहाँ पे एम्प्लॉयर भी कहा जाएगा। एंड इन एनी अदर केस में, और अगर कोई भी यहाँ पे केस हो तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर ऑफ द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेज, या फिर कोई भी आदमी जो कि यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि यही इसका मतलब यही इस फैक्ट्री या फिर यही इस इस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसी को यहाँ पे एम्प्लॉयर मान लिया जाएगा। तो अगर मैं एम्प्लॉयर के बारे में कहूँ तो सबसे पहले ये आता है कि एम्प्लॉयर उस आदमी को कहते हैं जो कि किसी को यहाँ पे एम्प्लॉय करता है, या तो वो डायरेक्टली कर रहा होगा या तो वो इनडायरेक्टली कर रहा होगा किसी दूसरे बंदे के थ्रू, या तो वो खुद के लिए करवा रहा होगा या तो वो खुद किसी दूसरे के लिए कर रहा होगा, और उसने मिनिमम 1 या 2 बंदों को या तो एम्प्लॉय करवाया होगा या फिर एम्प्लॉय उसने यहाँ पे किया होगा, और वो भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के तहत। और अगर इसमें कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री का अगर कोई मैनेजर नाम से किसी आदमी को दिया गया है तो वो उसका एम्प्लॉयर माना जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के केस में जिस भी आदमी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा उसे हम लोग एम्प्लॉयर मानेंगे, और अगर वैसा कोई नहीं है तो उस डिपार्टमेंट का हेड को ही एम्प्लॉयर मान लिया जाएगा। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है तो लोकल अथॉरिटी के केस में जो भी उस आदमी लोकल अथॉरिटी का सुपरविजन करता है वो, या फिर अगर इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है तो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के केस में जो भी आदमी यहाँ पे एम्प्लॉयर, जो भी आदमी यहाँ पे उस इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे ये करता है, काम करता है, इस्टेब्लिशमेंट को मेन मैनेज करने का वो काम करता है, या फिर उसी के कंट्रोल में वो इस्टेब्लिशमेंट चलती है, तो उसी को यहाँ पे मान लिया जाएगा। ठीक है। Now, Section 2I of the Act defines an employee as any person who is engaged to do any skilled or unskilled। खैर मैं अच्छा एम्प्लॉय का भी यहाँ पे बोला था क्या? नहीं, उतना ज़्यादा ये नहीं है। ओके, तो ये था एम्प्लॉयर, हम यहाँ पे इसको कहते हैं। अब अगर बात करते हैं डिस्कस द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन फिक्सिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन एन इंडस्ट्री, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, प्रोसीजर एंड पेमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोइंग, मतलब मिनिमम वेजेस जो है वो कैसे यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं और उनका जो पेमेंट है वो यहाँ पे कैसे होता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है मिनिमम वेजेस को यहाँ पे ये करते वक्त। तो वो प्रिंसिपल्स क्या क्या है कि हमें एक ऐसा मिनिमम वेज बनाना है जो कि सारे वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचा सके। फिर हमें एक ऐसा मिनिमम वेज बनाना है जो कि हर एक वर्कर को एक बेसिक इनकम यहाँ पे इंश्योर कर सके। फिर हमें एक ऐसा मिनिमम वेज बनाना है जो कि इनकम इनक्वालिटी को हटा सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को वो इंश्योर कर सके, जो लेबर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, जो कि इंटरनेशनल स्फीयर्स में दिया जाता है। एंड मोर और लेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि है एड्रेसिंग पॉवर्टी, मतलब जो कि यहाँ पे पॉवर्टी को एड्रेस करता हो। तो ये होता है कुछ प्रिंसिपल्स जिसको सोच करके हम लोग ये देखते हैं कि हाँ ये जो मतलब ये कोई किसी को भी मिनिमम वेजेस हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग इसके बात करें तो द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ये यहाँ पे कैसे होता है। तो सबसे पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पेएबल टू एम्प्लॉयज इन एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल। मतलब जो यहाँ पे इसका एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से यहाँ पे जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है उसको ये यहाँ पे फिक्स किया जाता है। नाउ इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट कवर्ड इन पार्ट 1 द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस मस्ट बी फिक्स फॉर द एंटायर स्टेट। मतलब शेड्यूल का जो पार्ट 1 है उसमें जब भी कोई उसके रिगार्डिंग जब भी कोई मिनिमम वेजेस फिक्सेशन होगा तो वो पूरे ही स्टेट में अप्लाई करेगा। ये नहीं कि इतना पार्ट में अप्लाई नहीं कर रहा है या फिर इतना पार्ट में अप्लाई कर रहा है। एंड इन केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 उसमें पूरे स्टेट में वो नहीं होगा, कुछ में उसको रखा जा सकता है। एंड इफ देर आर लेस देन 1000 एम्प्लॉयज इन द होल स्टेट इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे नॉट फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर दैट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। एंड अगर कोई ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में पूरे स्टेट में 1000 से भी
हम लोग अगर काम करते हैं तो फिर उसमें कोई मिनिमम वेजेस को फिक्स करने का बात नहीं आता। वाई? बिकॉज अगर उसमें 1000 से मतलब अगर पूरे वेस्ट बंगाल में एक पर्टिकुलर फील्ड में सिर्फ 1000 ही लोग काम कर रहे हैं तो फिर तो वहाँ पे पहली बात तो कंपटीशन बहुत कम है। एंड अगर ये हम लोग देखें तो वहाँ पे मतलब 1000 लोगों का कोई कैसे ही यहाँ पे शोषण कर लेगा। तो इसी वजह से इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो 1000 से कम लोग अगर किसी स्टेट में काम करते हैं किसी भी फील्ड में तो उसमें यहाँ पे हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब 1000 से ज़्यादा अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जो मिनिमम वेज है उसको ये फिक्स करना पड़ेगा। अब इसका एक केस लॉ हुआ था जिसमें ये कहा गया था द रेट्स टू बी फिक्स्ड नीड नॉट बी यूनिफॉर्म, डिफरेंट रेट्स कैन बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट जोन्स और लोकेलिटीज़। अभी जो हमने कहा कि पार्ट 1 के तहत पूरे स्टेट में लगेगा और पार्ट 2 के तहत किसी एक स्टेट में लगेगा, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर एक ही एम्प्लॉयमेंट के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट के एक पर्टिकुलर रीजन में जो मिनिमम वेज है वो दूसरे रीजन में वैसा ना रहे, यानी टोटली यहाँ पे जस्टिफाइड है। ठीक है। फिर जो है कॉटन मिल्स विद स्टेट ऑफ अजमेर था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रेस्ट्रिक्शंस imposed upon the freedom of contract by the fixation of minimum rate of wages, though they interfere to some extent with freedom of trade or business guarantee under Article 91G, are not unreasonable and being imposed in the interest of general public and a view with to carrying out one of the directive principles of state policy। मतलब बेसिकली ये विजय कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर था जिसमें ये कहा गया कि भाई आप जो हमारे ऊपर में ये मिनिमम वेजेस लगाने की बात कर रहे हैं ये तो हमारा ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन है इसका तो ये एक वायलेशन है। तो इसमें ये कहा गया कि हाँ ये वायलेशन तो है, थोड़ा बहुत है, बट ये अनरीजनेबल नहीं है। इसे हम लोग गलत नहीं कह सकते कि हाँ ये गलत है यहाँ पे। वाई? बिकॉज ये जो हम फिक्स करने की बात कर रहे हैं ये कॉमन गुड के लिए फिक्स किया जा रहा है, तो ये किसी भी तरीके से यहाँ पे गलत नहीं है। थोड़ा बहुत ये इंटरफियर जरूर यहाँ पे कर सकता है बट इट इज़ नॉट रॉन्ग। ठीक है। अब ये तो खैर यहाँ पे था कि किस तरीके से इसको यहाँ पे फिक्स किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगर रिवीजन हमें करना है कि कोई पहले जो था वो 200 रुपये फिक्स किया गया, अब देश में इन्फ्लेशन हो गया तो उसमें हमें 200 से 250 करना है। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिव्यू रेट ऑफ एजेस एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years। दिस मीन्स दैट मिनिमम वेजेस कैन बी रिवाइज्ड अर्लियर देन 5 years बट गैप बिटवीन 2 रिवीजन शुड नॉट बी मोर देन 5 years। मतलब हर 5 साल में रिवीजन वहाँ पे होना ही चाहिए, मतलब क्योंकि हर 5 साल में जो इन्फ्लेशन है वो ये हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हर 5 साल में जो मिनिमम वेजेस है वो ज़रूर से ज़रूर उसका रिवीजन होना चाहिए। 5 साल से अगर कम हो तो बहुत बढ़िया है, बट 5 साल से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं मैनर ऑफ फिक्सेशन ऑफ रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, सो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एज मिनिमम टाइम रेट। मतलब कम से कम कितना घंटा ये काम करना हो कि उस हिसाब से, मतलब मिनिमम टाइम रेट का मतलब होता है कि इतना जो मतलब ये पैसा कम से कम इतने टाइम पीरियड के लिए दिया जाना चाहिए। जैसे अगर कोई 6 घंटा काम करता है तो 6 घंटा के हिसाब से कम इतना पैसा यहाँ पे बन रहा है। तो ये मिनिमम टाइम रेट, मतलब जहाँ पे टाइम के हिसाब से मिनिमम रेट फिक्स किए जाते हैं। फिर मिनिमम फीस रेट होता है, मतलब कि अगर कोई आदमी इतना अगर वो फीस बना रहा है तो उसे इतना मिनिमम वेज मिलना चाहिए। गारंटीड टाइम रेट फॉर दोज एम्प्लॉयड इन पीस वर्क एंड ओवर टाइम रेट। और अगर कोई, अब देखो तुम अगर पहले तो तुम यहाँ पे इतने टाइम पे काम कर रहे हो, फिर तुम इतना फीस बना रहे हो, बट तुम इतना फीस इतना टाइम में बनाओगे, इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। और ओवर टाइम का भी जो मिनिमम वेज है वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। And different minimum rate of wages may be fixed for different scheduled employments, different class of work for same scheduled employments, adolescent children and apprentices, different localities। मतलब अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग तरीके का जो है यहाँ पे रेट बनाया जा सकता है। एक ही एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग रेट बनाया जा सकता है। बच्चे बूढ़ों के लिए अलग अलग रेट बनाया जा सकता है, अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से अलग अलग रेट्स बनाया जा सकता है। फर्दर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड बाय एनी वन ऑफ द मोर फॉलोइंग वेज पीरियड्स, नेमली बाय द आवर, बाय द डे, बाय द मंथ और बाय अदर लार्ज वेज पीरियड्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब ये जो मिनिमम वेजेस है ये किस हिसाब से पे किया जाएगा, तो घंटों के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, या फिर किसी अलग टाइम पीरियड के हिसाब से भी इसको ये यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है। वेयर सच रेट्स आर फिक्स्ड बाय द डे और बाय द मंथ, द मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस फॉर मंथ और फॉर अ डे एज द केस में भी इंडिकेटेड। खैर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर बात करते हैं मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के बारे में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, द लोवेस्ट
pay set by appropriate government for specific jobs includes these factors. Any minimum rate of wages may consist of. अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसमें दी जाएगी. तो बेसिक रेट ऑफ वेजेस जो है वो तो रहेगा ही कि भाई बेसिक इतना मिलता ही है, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, मतलब बेसिक तो हमें मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ जिसे हम लोग डियरनेस अलाउंस कहते हैं उसको पूरे तरीके से यहाँ पे जोड़ा जाएगा. या फिर ये भी हो सकता है कि बेसिक के साथ यहाँ पे डियरनेस अलाउंस या फिर महंगाई भत्ता को जोड़ दिया जाए, और उसी के साथ साथ कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन फॉर सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एट कंसेशनल रेट. मतलब इसेंशियल जो चीज़ें होती हैं उनका जो कैश वैल्यू है, मतलब अब जैसे मान के चलो जब यहाँ पे कोरोना वगैरह हुआ था, तो कोरोना के टाइम पे किसी को भी ये नहीं पता था कि हमें भाई अचानक से इतना इतना मास्क, इतना इतना ऑक्सीजन, इतना इतना हैंड सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ जाएगी. तो अगर कोई इसेंशियल कमोडिटीज़ है जो कि इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के हिसाब से, तो वो इसेंशियल कमोडिटीज़ खरीदने के लिए जितना पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे दिया जा सकता है. एंड ऑल इंक्लूसिव रेट अलाउिंग फॉर द बेसिक रेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन. एंड इसके तरीके से यहाँ पे रेट भी फिक्स किया जा सकता है. मतलब या तो वो वहाँ पे टोटल ये अमाउंट फिक्स कर दे कि इतना पैसा देना है या फिर इतना परसेंटेज देना है, वो भी यहाँ पे फिक्स किया जा सकता है. द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द cash value of the concession in respect of supplies of essential commodities at concessional rates shall be computed by the competent authority at specified intervals in accordance with directives. ये तो खैर हमें उतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है. तो अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो फिक्सेशन और मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है उसको रिवाइज करते हैं. सबसे पहले ये कहा गया कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो शेड्यूल के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के हिसाब से यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को डिफाइन कर सकती है. अब अगर बात करते हैं कि अगर ये देखा जाए कि पार्ट 1 अगर शेड्यूल के पार्ट 1 के हिसाब से किया जा रहा है, तो उसमें जो भी मिनिमम रेट रहेगा वो पूरे ही स्टेट के लिए रह जाएगा. किसी भी स्टेट में वो ऐसा नहीं होगा कि हाँ इसमें अप्लाई कर रहा है और इसमें अप्लाई नहीं कर रहा है, वैसा नहीं होगा. और अगर पार्ट 2 के तहत है तो थोड़ा बहुत एरिया जो है वहाँ पे हम लोग छोड़ सकते हैं, बट उसमें भी क्या ये कहा जाए तो जो भी पार्ट यहाँ पे छोड़ा जा रहा है उसके बारे में जो रीज़न है वो देना पड़ेगा. और अगर किसी भी स्टेट में 1000 से कम लोग अगर काम करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सरकार वहाँ पे मिनिमम वेजेस को फिक्स करे, बट अगर मिनिमम वेजेस से ज़्यादा यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है, मतलब 1000 से ज़्यादा लोग हैं तो उसको फिक्स करना पड़ेगा. और मिनिमम वेजेस जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, यानी कि एक जगह पे एक जैसा और दूसरे जगह पे दूसरे जैसा, और ये किसी भी तरीके से यहाँ पे गलत नहीं है. अब अगर बात करते हैं तो मिनिमम हर 5 साल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये मिनिमम वेजेस जो है उसको रिवाइज करना पड़ता है, और 5 साल से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए. अब मिनिमम वेजेस को फिक्स करते वक्त घंटों के हिसाब से, फीस के हिसाब से, या फिर फीस और घंटों दोनों को मिला कर के हिसाब से, या फिर ओवर टाइम के हिसाब से भी मिनिमम वेजेस को फिक्स किया जा सकता है. अलग अलग एम्प्लॉयमेंट्स के लिए अलग अलग रेट, एक ही एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग रेट, फिर एक ही जगह के लिए अलग जगहों के लिए अलग अलग रेट, और एक ही मतलब अडल्ट्स के लिए, बूढ़े बच्चों के लिए अलग अलग रेट्स. और अगर बात करते हैं तो घंटों के हिसाब से रेट पेमेंट, दिन के हिसाब से रेट पेमेंट, और मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे किया जा सकता है. और जिन जिन चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा उसमें सबसे पहले तो बेसिक तो हर एक में होगा, उसके साथ साथ जो डियरनेस अलाउंस है वो भी जोड़ा जाएगा. एंड अगर ज़रूरत पड़ता है तो बेसिक और डियरनेस अलाउंस के साथ साथ जो यहाँ पे ये होता है, मतलब बेसिकली जो अगर कोई ये है कोई कंसेशन, इस कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशंस फॉर इसे, मतलब जो इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए जो पैसा यहाँ पे ज़रूरी होती है उनको भी यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, या फिर यहाँ पे रेट ही सिर्फ स्पेसिफाई ये कर दिया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रोसीजर ऑफ फिक्सिंग मिनिमम वेजेस, अब ये जो प्रोसीजर होता है ये 2 तरीके का होता है. एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं कमिटी मेथड, और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं नोटिफिकेशन मेथड. अब ये दोनों ही यहाँ पे सरकार यूज़ करती है मिनिमम वेजेस को ये करने के लिए. तो कमिटी मेथड में क्या होता है कि सरकार एक कमिटी को बनाती है, और वो जो कमिटी होती है वो बेसिकली ये जो हमने सारे फैक्टर्स अभी ऊपर में देखे थे, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके यहाँ पे जो ये है जो सरकार है
वो एक मिनिमम वेज को ये कर देती है. सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ committees by the appropriate government. These committees are responsible for conducting inquiries, examining relevant factors such as cost of living, economic conditions and other consideration, and then making recommendation for the fixation and revision of minimum wages for specific scheduled employments. The recommendations provided by the committees are taken into account by the government while determining the minimum wage rates. अब committee method में basically होता क्या है, the appropriate government may appoint as many committees and subcommittees as it considered necessary to hold inquiries and advise it in respect of such fixation or revision as the case may be. After considering the advice of the committee or committees, the appropriate government shall by notification in the official gazette fix or revise the minimum rate of wages. The wage rate shall come into force from such date as may be specified in the notification. If no date is specified, wage rate shall come into force on the expiry of 3 months from the date of issue of the notification. मतलब बेसिकली यहाँ पे वही होता है कि यहाँ पे कमिटीज़ वगैरह को बनाए जाते हैं और ये जो कमिटीज़ होती हैं वो रिसर्च और बाकी सारे बातें इंक्वायरीज फिर सारे मतलब अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके वो लोग एक रेट को फिक्स करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इस रेट के साथ जब वो ये हो जाती है यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाती है तो एक नोटिफिकेशन के तहत वो इस बात को डिक्लेयर कर देती है और ये जो नोटिफिकेशन में जो डेट मेंशन रहता है उससे वो एप्लीकेबल हो जाता है. बट अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो नोटिफिकेशन के आने के 3 महीनों के अंदर अंदर ये क्या बोलते हैं जो ये मिनिमम वेज है वो लागू हो जाता है. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. इट वॉज हेल्ड इन एडवर्ड मिल्स and company of the state of Ajmer that committee appointed under section 5 is only an advisory body and that central government is not bound to accept. मतलब सरकार के ऊपर में ये बस एक एडवाइस की तरह होती है कि हाँ आप ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं. Now as regards composition of the committee, section 9 of the act lays down that it shall consist of persons to be nominated by the appropriate government representing employers and employees in the scheduled employment who shall be in equally number and independent persons not exceeding 1/3 of its total number of members. One of such independent persons shall be appointed as chairman of the committee by the appropriate government. मतलब ये जो कमेटी बनाया जाएगा ये कमेटी में जितने लोग एम्प्लॉयर्स के हिसाब से होंगे या फिर एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होंगे उतने ही लोग एम्प्लॉयज़ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए होंगे एंड एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ को मिला करके जितने भी लोग होंगे उनका 1/3 कम से कम यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने चाहिए और उन्हीं इंडिपेंडेंट मेंबर्स में से एक आदमी जो है यहाँ पे इसका चेयरमैन रहता है. ठीक है. एंड इतना ज़्यादा और हमें यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं देखना. इसके बाद है यहाँ पे नोटिफिकेशन मेथड. अब देखो हमने यहाँ पे ये क्या देखा था कि जो भी ये होता है बेसिकली जो भी यहाँ पे वो कमेटी होती है उसकी सारी की सारी बातें सिर्फ एक एडवाइस की तरह होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है. तो इसका मतलब यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो बिना किसी कमेटी को यूज़ किए भी यहाँ पे मिनिमम वेजेस को ये कर सकती है. तो दिस मेथड इन्वॉल्व द डायरेक्ट इशुएंस ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाइंग द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस एप्लीकेबल टू वेरियस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स. ऑल्दो ये उतना ज़्यादा एप्लीकेबल मतलब उतना ज़्यादा इसको यहाँ पे किया नहीं जाता है बट अगर सरकार चाहे तो बिना किसी कमेटी को कंस्टिट्यूट किए वो अपना ये दे सकती है. मतलब एक डायरेक्टली ही वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती है. द गवर्नमेंट यूजेज इट्स ओन जजमेंट एंड कंसिडरेशन इंक्लूडिंग इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग टू डिटरमाइन एंड डिक्लेयर द मिनिमम वेज रेट फॉर डिफरेंट जॉब्स. मतलब ये सरकार के ही ऊपर में यहाँ पे डिपेंड करता है. नाउ व्हेन फिक्सिंग मिनिमम वेज अंडर सेक्शन 5(1)(b) द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट पब्लिश इट्स प्रपोजल फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय एंड स्पेसिफाई अ डेट नॉट लेस दैन 2 months from the date of notification on which the proposals will be taken into consideration. अब देखो यहाँ पे तो सरकार एकदम से डिक्लेयर कर दे रही है. अब हो सकता है कि सरकार यहाँ पे डिक्लेयर कर दे लेकिन डिक्लेयर कर देने के बाद लोगों को यहाँ पे ये ठीक ना लगे. सो व्हेन फिक्सिंग मिनिमम वेजेस अंडर सेक्शन 5(1)(b) the appropriate government shall by notification in official gazette publish its proposals for the information of persons likely to be affected thereby and specify a date not less than 2 months from the date of notification on which the proposal will be taken into consideration. मतलब सरकार पहले यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ले आती है और नोटिफिकेशन के तहत ये कहती है कि भाई हम ऐसा कुछ यहाँ पे करने जा रहे हैं जिन जिन लोगों के ऊपर में इसका अफेक्ट पड़ेगा वो लोग आए और हमें ये सारी बातें कहें. बट ये 2 महीने तक का जो यहाँ पे टाइम है वो मतलब 2 महीनों के अंदर में ये सारा काम हो जाना चाहिए.
the representations received will be considered and the appropriate government. It will also consult the advisory board constituted under section 7 and thereafter fix or revise the minimum rate of wages by notification in the official gazette. And एक बार जब सारा वहाँ पे ये आ जाता है जो भी सजेशंस वगैरह है तो फिर लास्ट में एक रेट यहाँ पे फिक्स कर दी जाती है. Now the new wage rates shall come into force from such date as may be specified in the notification. बट अगर यहाँ पे नहीं है तो सेम वही बात है कि ये 3 महीने के अंदर में वो इफेक्ट में आ जाएगा. तो अगर बात करते हैं नोटिफिकेशन मेथड के तहत तो सरकार यहाँ पे सबसे पहले एक इनिशियल नोटिफिकेशन लाती है जहाँ पे वो इस बात को डिक्लेयर करती है कि हम लोग ये ऐसा ऐसा यहाँ पे करने वाले हैं. अब उसके तहत लोग उसको सजेशंस और यहाँ पे प्रपोजल्स वगैरह देते हैं जो कि 2 महीने तक दिया जा सकता है. अब उसके बाद सरकार उन सभी प्रपोजल्स को यहाँ पे ये करती है, मतलब उनको वो यहाँ पे कंसिडर करती है. एंड अगर उसको कोई यहाँ पे चेंजेस वगैरह करना होता है तो वो फाइनल ये सब कुछ करके एक फाइनल नोटिफिकेशन दे करके वो यहाँ पे ये कर देती है. और वो उसमें एक डेट मेंशन रहता है, उस डेट से यहाँ पे उसका जो है वो इफेक्ट हो जाता है. एंड अगर कोई डेट वहाँ पे मेंशन नहीं रहता है तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन आया तो उसके 3 महीने के अंदर में यहाँ पे ये अप्लाई हो जाता है. ठीक है, तो ये था इसके अंदर में, तो ये था यहाँ का प्रोसेस. अब अगर बात करते हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस, ये जो मिनिमम वेजेस हैं ये किस तरीके से यहाँ पे दिया जाएगा. तो मिनिमम वेजेस पेएबल अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड इन कैश. जो पैसा है वो यहाँ पे कैश में दिया जाएगा. बट कैश का मतलब यहाँ पे वो नोट नहीं है. अगर किसी का बैंक में भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वो भी कैश के ही एम्बिट में आता है. ठीक है, वेर इट हैज़ बीन द कस्टम टू पे वेजेस होलली और पार्टली इन kind, the appropriate government being of the opinion that it is necessary in the circumstances of the case may by notification in the official gazette authorize the payment of minimum wages either wholly or partly in kind. मतलब बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे कोई आदमी किसी दूसरे के लिए ये काम कर देता है, इसके बदले में वो मतलब बेसिकली मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा तुम मेरे लिए वो काम कर दो, या फिर मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा तुम मेरे लिए वो काम कर दो. तो वो भी यहाँ पे अगर सरकार चाहे तो उसको भी वो यहाँ पे अलाउ कर सकती है. बट ये भी या तो होली होगा या फिर यहाँ पे वो पार्टली होगा. ठीक है, now if the appropriate government is of the opinion that provision should be made for the supply of essential commodities at concession rates, the appropriate government may by notification in the official gazette authorize the provision of such supplies at concession rate. और wages के साथ साथ वो अगर चाहे तो कुछ जो कंसेशनल रेट में जो सामान मिलना चाहिए वो उसको भी यहाँ पे बता सकती है. एंड द कैश वैल्यू ऑफ द वेजेस इन काइंड and of concession in respect of supplies of all essential commodities at concessional rates authorized in the subsection 2 and 3 shall be estimated in the prescribed manner. और मतलब बेसिकली जो भी यहाँ पे मिनिमम वेजेस किस तरीके से निकाले जाएंगे वो हमें वहाँ पे मतलब एक अलग तरीके से यहाँ पे किया जाएगा. अब बात करें अगर यहाँ पे पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के बारे में कि किस तरीके से ये जो है यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा. सो वेरेवर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट और नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 5 इज इन फोर्स द एम्प्लॉयर शैल पे टू एवरी एम्प्लॉई एंगेज्ड इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर हिम वेजेस एट अ रेट नॉट लेस दैन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय सच नोटिफिकेशन फॉर दैट क्लास ऑफ एम्प्लॉइज इन एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी डिडक्शन एक्सेप्ट एज मे बी ऑथराइज्ड विद इन सच. मतलब बेसिकली जो मिनिमम वेजेस दिया गया है उस मिनिमम वेजेस से जो यहाँ पे मिनिमम वेजेस से कम पैसा किसी भी तरीके में वो नहीं दे सकता है. ज़्यादा यहाँ पे ज़रूर दे बट मिनिमम वेजेस से वो पैसा किसी भी तरीके से वो नहीं दे सकता. और कोई भी एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस से जो है किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं कर सकता. यानी कि जो यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का जो डिडक्शन कि यहाँ पे बहुत जगहों पे होता है कि ESI का पैसा काट लिया जाता है तो वो मिनिमम वेजेस में से नहीं काटा जा सकता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस के तहत यही बोला गया कि भाई जो रेट यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा उसी रेट के तहत पैसा देना है और उससे उस पैसे में से डिडक्शन नहीं करना है. वो पैसा या तो यहाँ पे कैश में दिया जा सकता है या फिर अगर कहीं पे ऐसा है कि वो होलली और पार्टली इन काइंड भी दिया जाता है. मतलब तुम मेरे लिए या तो पूरा पैसा दे दो, तुम मेरे लिए या तो वो मतलब मैं तुमको यहाँ पे 5,000 रुपया दूंगा बट तुम मेरे लिए 5,000 रुपया का यहाँ पे काम कर देना. तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इन काइंड. तो अगर ऐसा है तो वो भी यहाँ पे अलाउ किया जाएगा. तो ये यहाँ पे कुछ बेसिक बातें थी, ये बहुत ज़्यादा इसके लिए हमें माथा यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द वर्कर्स हु हैव बीन पेड लेस दैन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस
state briefly the general procedure for final determination of disputes when court will not entertain any complaint। मतलब बेसिकली अगर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया था, बट उससे भी कम रेट पे किसी एम्प्लॉयर ने यहाँ पे किसी एम्प्लॉय को पैसा दिया, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा। सो यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे पेनल्टी लगेगा। सो एनी एम्प्लॉयर हु पेज टू एनी एम्प्लॉय लेस दैन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड फॉर दैट एम्प्लॉयज क्लास ऑफ वर्क और लेस दैन द अमाउंट ड्यू टू हिम अंडर दिस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और कॉन्ट्रावीन्स एनी रूल और ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 13 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और बोथ। मतलब 6 महीने तक का जेल और 500 रुपये तक का जो जुर्माना है वो उनसे लिया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट इन इम्पोजिंग एनी फाइन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन ऑलरेडी अवॉर्डेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स टेकन अंडर सेक्शन 20। हाँ, मतलब बेसिकली जो भी यहाँ पे फाइन वगैरह लगाया जाएगा तो उस फाइन को लगाते वक्त ये देखा जाएगा कि क्या इस फाइन को लगाने से पहले उस एम्प्लॉयर ने पहले ही कुछ पैसा उसको दे दिया है या फिर नहीं दिया है। नाउ सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट एनी एम्प्लॉयर हु पेज टू एन एम्प्लॉई लेस दैन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस fixed for that employee's class of work or less than the amount due to him under the provisions of this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or fine which may extend to 500 rupees or with both। While imposing any fine, the court shall take into consideration the amount of any compensation already awarded against the accused in any proceedings taken under section 20। Further, according to section 22B, no court shall take cognizance of complaint against any person क्या है यहाँ पे पर्सन होगा any person for any offence unless an application in respect of the facts constituting such offence have been presented under section 20 and has been granted wholly or in part and the appropriate government or an officer authorized by it in this behalf has sanctioned the making of the complaint। मतलब बेसिकली यहाँ पे कोर्ट सुओ मोटो कोई कंप्लेन एंटरटेन नहीं करेगा जब तक उसके पास में कंप्लेन या तो किया नहीं जाता है और या फिर वो कंप्लेन जो है यहाँ पे हैकिंग नहीं होती है किसी भी गवर्नमेंट या फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का, तब तक वो नहीं होगा। बिकॉज बेसिकली ये जो काम है ये सरकार का है, अब छोटे मोटे कामों के लिए ताकि सब लोग यहाँ पे कोर्ट के पास ना चले आएँ, इसी वजह से ये कहा गया है कि जब तक अनलेस एन एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं दिया जाता है जो कि एंड हैज़ बीन ग्रांटेड होली और इन पार्ट एंड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जब तक उस जब तक उस एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से यहाँ पे बात नहीं की है एप्लीकेशन दे करके, तब तक वो मतलब बेसिकली तुमने एम्प्लॉयर से बात नहीं किया, मुंह उठा के कोर्ट चले आए तो वो नहीं होगा। और तुम्हारा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो उसने इस कंप्लेन को सैंक्शन यहाँ पे किया हो। मतलब ये जो कंप्लेन है इसका ये कंप्लेन जो तुम कोर्ट में करोगे इसमें जो गवर्नमेंट है उसकी बैकिंग होनी चाहिए। ना फर्दर नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निशन ऑफेंस अनलेस कंप्लेंट इज देयरफॉर मेड विद इन 1 month ऑफ द ग्रांट ऑफ सैंक्शन। मतलब पैसे मिलने के 1 महीने के अंदर में तुमको ये बताना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई 2 साल बाद बोल रहे हो, क्योंकि ये सब बहुत मीगर मैटर्स हैं। इतने मीगर मैटर्स के लिए कोर्ट में ना आए, इसी के लिए ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई थी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फेयर वेज एंड लिविंग वेज क्या होता है, तो यहाँ पे सारे जो धागे थे वो अब यहाँ पे खुल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेजेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो वेजेस का मतलब ये होता है कि ऐसा पैसा जो कि किसी भी आदमी को यहाँ पे हमें देना होता है, उसे ही हम लोग यहाँ पे वेजेस कहते हैं। ठीक है, सो शॉर्ट नोट ऑन फेयर एंड लिविंग वेज, शॉर्ट नोट ऑन मिनिमम वेजेस। अच्छा, सो वेजेस का मतलब वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशंस capable of being expressed in terms of money which would, if the terms of the contract of employment expressed or implied were fulfilled, be payable to any person employed in respect of his employment or of work done in such employment, and includes house rent allowance but does not include the value of any house accommodation, supply of light, water, medical, any other amenity or service excluded by general or social order of the appropriate government, contribution by the employer to any pension fund, any travelling allowance, any sum paid, and any gratuity payable on discharge। ये इसके
जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसमें भी यही बातें दी गई है। तो सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ वेजेस। इंक्लूसिव डेफिनेशन है इंक्लूडिंग ऑल रेम्यूनरेशन केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी दैट द एम्प्लॉयर पेज टू द एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई आदमी मेरे यहाँ पे काम कर रहा है तो मेरे और उसके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन है, हम दोनों के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो मेरा एम्प्लॉयर है एंड वो मेरा एम्प्लॉई है, मैं उसका एम्प्लॉयर हूँ एंड वो मेरे यहाँ एम्प्लॉयमेंट करता है। तो इस एम्प्लॉयमेंट के तहत जो भी रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी मुझे उसे देना चाहिए वो सभी के सभी यहाँ पे वेजेस कहलाते हैं। इसमें हाउस रेंट अलाउंस भी इसमें जोड़ दिया जाता है, बट इसमें अगर इट डज नॉट इंक्लूड एनी एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस ऑन एनी अदर, मतलब बेसिकली अगर मैं उसे कोई घर दे रहा हूँ तो घर का जो रेंट होता है वो उसका वेज में इंक्लूड होगा, बट उस पूरे घर का वैल्यू नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। फिर अगर कोई लाइट और वाटर, मेडिकल, मतलब मैं उसे अगर बिजली वगैरह यहाँ पे अगर उसे दे रहा हूँ तो वो भी वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाता। पानी, मेडिकल या फिर कोई भी एमिनिटी जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने यहाँ पे हटाने को बोला है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मतलब बेसिकली अगर कोई पेंशन फंड में मेरा एम्प्लॉयर मुझे कुछ पैसे देता है विच इज़ मतलब जो कि बेसिकली पेंशन का पैसा अगर मेरे बिहाफ पे एम्प्लॉयर किसी को दे रहा है तो वो भी यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा। फिर इसी के तहत ट्रैवलिंग अलाउंस भी वेजेस नहीं आता है। फिर डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंसेस एंटर्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर मान के चलो ये हुआ कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी ने कहा कि भाई हमारा जो है दिल्ली में एक फैक्ट्री है, आप वहाँ पे जाके काम कीजिए, तो वहाँ जाने का जो खर्चा जो कि मुझे ये किया जाता है वो भी मेरे वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। और जब मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो वो जो ग्रेचुइटी का पैसा होता है वो भी यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, मतलब वो भी वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो वेजेस का सिंपल मतलब होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिलेशन की वजह से जो यहाँ पे ये किया जाता है, मतलब जो भी यहाँ पे बेसिकली पैसा इन टर्म्स ऑफ मनी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एंड द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसे हम लोग वेजेस कहते हैं। बट इसमें घर का जो वैल्यू है, बिजली और पानी और मेडिकल फैसिलिटीज़ का जो वैल्यू है, इसी के साथ साथ कोई और भी एमिनिटी इसमें नहीं आती है। फिर अगर कोई पेंशन फंड में एम्प्लॉयर मेरे हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो भी नहीं आएगा। जो भी आदमी को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ खर्चा वगैरह दिया जा रहा है तो वो भी इसमें नहीं आएगा। और कोई ट्रैवलिंग अलाउंस है वो सब भी इसमें नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिनिमम वेजेस के बारे में। तो मिनिमम वेजेस तो मैंने पहले ही यहाँ पे अच्छा खासा इसको जो है यहाँ पे समझा दिया है। सो मिनिमम वेजेस और मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैव बीन डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन दैट एन एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे टू द वेज अर्नर्स फॉर द वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड which cannot be reduced by collective agreement or individual contract। मतलब ये वो पैसा होता है, कम से कम वो पैसा जो कि हर एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को देना पड़ता है, और इसमें वो अपने हिसाब से कुछ चेंजेस या फिर डिक्रीमेंट नहीं कर सकता है। वो इसको बढ़ा जरूर सकता है बट वो इसमें डिक्रीमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद सारी बातें मैंने पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करके कुछ यहाँ पे फायदा नहीं है। इसके बाद आता है फेयर वेज। अब फेयर वेज का मतलब एक ऐसा वेज जो कि मिनिमम वेज से ऊपर हो एंड लिविंग वेज से यहाँ पे नीचे हो। सो द कंसेप्ट ऑफ फेयर वेज इज लिंक्ड विद द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे। फेयर वेज इज द वेज विच इज अबव द मिनिमम वेज बट बिलो द लिविंग वेज। द लोअर लिमिट ऑफ द फेयर वेज इज ऑब्वियसली द मिनिमम वेज। द अपर लिमिट इज टू बी सेट बाय द, मतलब फेयर वेज में कोई अपर लिमिट नहीं होता। लोअर लिमिट तो जरूर होता है कि भाई तुमको मिनिमम वेज तो किसी भी हालत में देना ही है, बट इसमें कोई अपर लिमिट नहीं होता है। सो दिस विल डिपेंड नॉट ओनली द प्रेजेंट इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्री बट ऑन इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। बिटवीन दीज टू लिमिट्स द एक्चुअल वेजेस विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मतलब मिनिमम वेजेस को छोड़ करके अब ये किस मैटर पर ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। अब कोई लेबर अगर बहुत ज़्यादा स्किल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसको यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ये उसका फेयर वेज है। फिर द प्रिवेलिंग रेट्स ऑफ वेजेस इन द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन इन द सेम और नेबरिंग लोकेलिटीज़। अब मान के चलो कि नॉर्मल रेट 200 रुपये का है, बट अगर
मेरे जितने भी कंपिटिटर्स हैं वो यहाँ पे 300 रुपये दे रहे हैं, तो ये जो 300 रुपया है ये फेयर वेज कहलाएगा, क्योंकि ये मिनिमम तो नहीं है बट ये फेयर है। द लेवल ऑफ द नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम फिर इंडस्ट्री के ऊपर में, मतलब ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स को ही लेकर के यहाँ पे बोला जाता है। बेसिकली वो इंडस्ट्री जितना पैसा यहाँ पे दे पाती है वो सारा का सारा पैसा इस फेयर वेज के ही अंदर में यहाँ पे आता है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रख करके ये सारा का सारा पैसा यहाँ पे ये किया जा रहा है। अब हम लोग केस लॉस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि केस लॉस जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सिर्फ वहीं पे हम लोग उसको देंगे। फिर अगर बात करते हैं लिविंग वेज के बारे में, अब लिविंग वेज मतलब ये फेयर वेज और मिनिमम वेज से भी ऊपर होता है, यानी इतना ज़्यादा होता है जिससे कि एक आदमी को जो भी चीज़ें ज़रूरी है उसके लाइफ के लिए, वॉट एवर इज़ नेसेसरी फॉर हिज लाइफ, वो सारा वो उसमें दे सकता है। सो लिविंग वेज इज़ वन विच वुड इनेबल द अर्नर टू प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली नॉट ओनली द बेयर इसेंशियल्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, बट अ मेजर ऑफ फ्रूगल कंफर्ट इंक्लूडिंग एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इल हेल्थ, रिक्वायरमेंट्स ऑफ social needs and a measure of insurance against the more important misfortunes including old age। मतलब सिर्फ mere existence नहीं, सिर्फ एक डिसेंट लाइफ नहीं, एक ऐसा लाइफ जिसमें जितने भी लग्जरीज वगैरह होते हैं वो सारे के सारे हम लोग एंजॉय कर पाएँ, वो सारा का सारा यहाँ पे लिविंग वेजेस में हमें मिल जाता है। सो लिविंग वेज इज मोर ऑफन देन द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम वेज, सच अ वेज इज डिटरमाइंड कीपिंग इन व्यू द नेशनल इनकम एंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये भी पूरे तरीके से उस इंडस्ट्रियल सेक्टर के ही ऊपर में डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे कितना दे रहा है, एंड ये भी डिपेंड करता है। बट यस, इसमें और लिविंग वेजेस में, लिविंग वेज और फेयर वेज में बस इतना ही डिफरेंस है कि फेयर वेज इज़ द मीडियम टाइप ऑफ वेज, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट लिविंग वेज काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये था। अब इसका कुछ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये दिया गया है, मेनली यहाँ पे केस लॉस वगैरह दिया गया है, तो खैर ये केस लॉस वगैरह हम देखेंगे, बट इसको उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको एक दो बार ये देख लीजिएगा, क्योंकि केस लॉस में जितना ज़्यादा यहाँ पे समझाते जाऊँगा आप उतना ज़्यादा यहाँ पे भूलते जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद था, अब इसके बाद आता है यहाँ पे क्लेम्स का। तो ये क्लेम्स जो है ये बहुत ज़्यादा, इट इज़ नॉट नेसेसरी इसको यहाँ पे पढ़ना। और नीड बेस्ड मिनिमम वेज, ये दो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो है वो यहाँ पे आए थे। खैर, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन टू द ऑफिशियल Gazette appoint any commissioner for workmen compensation or any officer of the central government exercising functions as a labor commissioner for any region or any office for the state not below the rank of labor commissioner for any other officer with the expense of a civil judge of a civil court or a stipendiary judicial magistrate to be authority to hear and decide for any specified area all claims arising out of payment of less than the minimum rate of wages or in respect of wages not paid within the prescribed time limit। a block development officer, मतलब बेसिकली ये क्या होता है कि जो यहाँ पे क्लेम्स आते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट से, तो उन क्लेम्स को देखने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से लोगों को अपॉइंट कर सकती है, जो कि एक लेबर कमिश्नर के रैंक का होता है। और ये आदमी यहाँ पे जितने भी वेजेस के रिगार्डिंग चीज़ें हैं कि वेजेस मिनिमम वेजेस रेट से कम दिया गया या फिर जो वेजेस दिया गया वो ठीक टाइम पीरियड में नहीं दिया गया, इन सारे क्लेम्स को डील करने के लिए इनको यहाँ पे दिया जा सकता है ना। फॉर द प्रोसीजर अंडर एप्लीकेशन सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट इज मेड टू द अथॉरिटी बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज शैल बी ग्रांटेड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बट यस, जो भी यहाँ पे क्लेम्स को एंटरटेन करेगा वो हर एक आदमी को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यहाँ पे दिया जाएगा। एंड द अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शैल हैव द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट का सारा पावर यहाँ पे उसके पास में रहता है। फिर नीड बेस्ड मिनिमम वेज का मतलब होता है कि भाई एक आदमी का मिनिमम ज़रूरत के हिसाब से जो मिनिमम वेज यहाँ पे फिक्स किया जाता है उसे हम लोग नीड बेस्ड मिनिमम वेज कहते हैं। द नीड बेस्ड मिनिमम वेज इज ऑल्सो अ लेवल ऑफ फेयर वेज एंड रिप्रेजेंट्स अ वेज हायर देन द मिनिमम ऑब्टेनिंग एट प्रेजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज दो इट इज़ ओनली द लोअर रीचेस ऑफ द फेयर वेज। मतलब बेसिकली हमने ये कहा कि सबसे पहले आता है मिनिमम वेज, उसके बाद आता है फेयर वेज। तो मिनिमम और फेयर के बीच में भी ये एक अलग टाइप का जो वेज है वो ये किया है रिसेंटली। ये इसमें इसका जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे ये है, मतलब रिसेंटली ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे ये हुआ है, इसका जन्म हुआ है।
So it is therefore holding that in fixing the need based minimum the capacity to wage will have been taken into account। मतलब जैसे मिनिमम वेज में कोई कैपेसिटी नहीं देखा जाता। मिनिमम वेज मतलब वो वेज जो कि भाई तुमको देना ही है, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि हाँ इतना ज़्यादा देना है तो इतना ज़्यादा देना है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस ये है कि भाई हाँ मिनिमम वेजेस है तो मिनिमम वेजेस में तुमको इतना देना ही पड़ता है, एंड फेयर वेजेस में तुमको उससे थोड़ा ज़्यादा जितना तुम्हारा कैपेसिटी है वो तुम उसमें दे सकते हो। तो ये कुछ उसी टाइप का होता है, इसको छोड़ दो, उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ जो है ये जनरल लॉस के तहत है, उतना ज़्यादा जनरल लॉस हमें याद नहीं है। स्टैट्यूटरी लॉस तो याद नहीं हो रहा, तो जनरल लॉस यहाँ पे याद करने जा रहे हैं। तो ऑल टुगेदर ये चैप्टर से जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो मिनिमम वेजेस है उसको फिक्सिंग, उसका और उसका जो फिक्सिंग है, फिर जो इंस्पेक्टर का पावर्स है वो, और उसी के साथ साथ ये जो फेयर वेज, मिनिमम वेज और लिविंग वेज, इसका जो डेफिनेशन है ये यहाँ पे आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं जो कि है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत हमने यहाँ पे जो कम से कम वेज दिया जाना चाहिए वो तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, बट अगर बात करते हैं कि वो वेज ठीक, वो जो वेज है वो ठीक टाइम पे दिया जाए, ये देखने के लिए हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो था उसको यहाँ पे ये किया था, तो वो हम इसके बाद देखेंगे।